नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। तो वहीं आपको यह भी बताते चलें कि प्रदेश भर में कई संगठनों के लोग ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में इकट्ठा होकर कई मुद्दों को लेकर अपना विरोध प्रकट करेंगे। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। आपको बताते चलें कि मंत्री प्रेमचंद्र ने भी तमाम तरह के सवाल उठाए हैं और साथ ही प्रदेश भर में कई संगठनों के लोग ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पहुंचेंगे, जहां पर उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं आपको बताते चलें कि एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा होना है और वहीं दूसरी तरफ कई संगठन के जो लोग हैं वो ग्रीष्मकालीन राजधानी पहुंचेंगे और विरोध प्रदर्शन जताएंगे। देखिए, इन सब चीज़ों में उन्होंने माफ़ी भी मांगी है और ये सब हमारे प्रदेश नेतृत्व के संज्ञान में भी है, केंद्रीय नेतृत्व के संज्ञान में भी है। जो भी निर्णय लेंगे निश्चित रूप से उत्तराखंड के जनमानस की भलाई के लिए, उत्तराखंड के जनमानस की को समझते हुए हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने उचित निर्णय लिया है, अच्छा निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी संगठन और सरकार जोरों से तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की माने तो प्रधानमंत्री का उत्तराखंड दौरा प्रदेश के लिए खास महत्व रखता है। एक दिवसीय कार्यक्रम में पीएम मुखबा में मां गंगा की पूजा के साथ हर्षिल में जनसभा को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री का आना प्रदेश वासियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है, क्योंकि देवभूमि प्रधानमंत्री के दिल में बसता है और यही वजह है कि वे उत्तराखंड का चहुमुखी विकास कराने के साथ ही प्रदेश के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए स्वाभाविक ब्रांड एम्बेसडर बनकर कार्य करते हैं। इससे पूर्व में केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम पहुंचकर उन्होंने चार धाम यात्रा को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचाया है। इसी क्रम में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतकालीन यात्रा को शुरू किया तो पीएम ने उसको बढ़ावा देने के लिए अनेकों मंचों पर उसकी चर्चा की है। उनका ये दौरा प्रदेश की आर्थिकी को नई मजबूती देने और इस यात्रा को विश्व पटल पर बड़ी पहचान देने वाला साबित होगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तराखंड के अंदर शीतकालीन यात्रा का जो कंसेप्ट दिया है और मुझे बताते खुशी है कि बड़ी संख्या इस बार शीतकालीन यात्रा भी बड़ी है और प्रधानमंत्री का आगमन तो फिर एक इस यात्रा को और बड़े मुकाम तक पहुंचाने के लिए मुझे लगता है कि उनका आगमन है और जहाँ भी प्रधानमंत्री जी का आना होता है उस क्षेत्र के समृद्ध विकास के लिए भी वो बहुत बड़ी एक नज़ीर बनती है। हम सब लोग कल ही हर्षिल पहुँच रहे हैं, मुखबा में प्रधानमंत्री जी पूजन करेंगे, हर्षिल में एक सभा होगी और भव्यतम वो सभा हो और उत्तरकाशी खासतौर पर गंगोत्री क्षेत्र के यात्रा में उनका बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री का रहने वाला है। मैं प्रधानमंत्री जी का देवभूमि में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे तो वहीं प्रदेश भर में कई संगठनों के लोग ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में इकट्ठा होकर कई मुद्दों को लेकर अपना विरोध प्रकट करेंगे। मंत्री प्रेमचंद्र का सत्र के दौरान दिया गया बयान मूल निवास और भू कानून में संशोधन सहित कई मांगों को लेकर लोग गैरसैंण में इकट्ठा होने जा रहे हैं और सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। देखिए, इन सब चीज़ों में उन्होंने माफ़ी भी मांगी है और ये सब हमारे प्रदेश नेतृत्व के संज्ञान में भी है, केंद्रीय नेतृत्व के संज्ञान में भी है। जो भी निर्णय लेंगे निश्चित रूप से उत्तराखंड के जनमानस की भलाई के लिए, उत्तराखंड के जनमानस की को समझते हुए हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने उचित निर्णय लिया है, अच्छा निर्णय लिया है। हल्द्वानी में 10 दिवसीय सरस आजीविका मेले में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सरस आजीविका मेले में लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया है। मीडिया से बात करते हुए अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल के सपने को साकार करने के लिए
स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरस मेले बेहद कारगर साबित हो रहे हैं। पूरे देश भर के कई राज्यों से आए प्रतिष्ठित स्थानीय उत्पादों, हस्तकला और कास्तकला, स्थानीय फसल उत्पादों के लिए सरस मेले से बढ़िया बाजार नहीं हो सकता और यही वजह है कि लोग भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। हमारे राज्य की स्वयं सहायता समूहों में काम करने वाली बहनें भी आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं। जबरदस्त प्रयास है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल कहा था, वो आज सचमुच में फलित हो रहा है। हमारे लोग, हमारी बहनें, हमारे बेरोजगार लोग जबरदस्त तरीके से आगे आ रहे हैं और अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। जो लोकल चीजें थी उनका परिचय हो रहा है, जिनकी हम कीमत नहीं जानते थे आज उनके बारे में पूरी दुनिया को पता चल रहा है। जिन चीजों का हम बहुत ही ये समझते थे कुछ भी नहीं है, जैसे मडवे का आटा, काला आटा है कहते थे, आज वो 5 स्टार की शोभा बढ़ा रहे हैं। एस्पेरागस, जिनको हम खेतों से उखाड़ते थे वैसे ही फेंकते थे, सब्जियां बनाते थे, वो 5 स्टार की शोभा बढ़ा रहा है। ऐसे ही हमारे भट्ट, हमारे गहत, हमारे मादिरा, हमारा मडवा, हमारा झुंगरा, सारी चीजें। जीविका मेले में लगातार पब्लिक का रिस्पांस आ रहा है और हमारे जो विभिन्न राज्यों से और उत्तराखंड के जो स्वयं सहायता समूह आए हैं सभी से बात हो रही है और उनका व्यापार अच्छा चल रहा है। साथ में उनकी जो रहने की और खाने की व्यवस्था है वो भी उत्कृष्ट श्रेणी की है। तो हम लोग जनता से अपील करते हैं कि आके आप इस मेले का आनंद लीजिए और यहाँ पे जो भारत के विभिन्न राज्यों के उत्पाद आए हैं आप उसको अगर जरूर देखिए और हो सके तो उसको खरीदिए भी। केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत बिजली उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए लगाए जा रहे नए स्मार्ट मीटर को लेकर उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रदेश में भी बिजली उपभोक्ताओं के लिए इसे लगाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। वहीं नैनीताल जिले में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर विद्युत विभाग की सहायता से स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी के द्वारा स्मार्ट मीटर लोगों के घरों में लगाने शुरू कर दिए गए हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर हो रहे विरोध और भ्रामक प्रचार के बाद में नैनीताल जिले के विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने स्मार्ट मीटर को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, उपभोक्ताओं को बिजली खपत की सटीक जानकारी देने में मदद करेंगे। अभी ये जो हमारा स्मार्ट मीटर लगाने की जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें हमारे मुख्यालय स्तर पर और शासन स्तर पर ये निर्णय लिया गया है कि जो हमारे माननीय गणमान्य व्यक्ति हैं उनके परिसरों पे सबसे पहले और जो हमारे सरकारी विभागीय कार्यालय हैं उन पे सबसे पहले स्मार्ट मीटर को लगाया जाए ताकि लोगों के बीच में जो भ्रम फैल रहे हैं उनको दूर किया जाए। इस कड़ी में अभी हमारे अगर हम नैनीताल जनपद के रेफरेंस में बात करें तो माननीय विधायक कालाडूंगी, माननीय विधायक लाल कुमार, माननीय मेयर साहब, मंडला आयुक्त महोदय इत्यादि इत्यादि जो हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं उनके प्रेमिसेस पे हमारे सरकारी जो कार्यालय हैं उन पे हमारे सरकारी अधिकारियों के आवासों पर ये मीटर हमने लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। अभी तक हम अपने जनपद में लगभग 3000 स्मार्ट मीटर इंस्टॉल कर चुके हैं और इसमें जो अभी हम मीटर इंस्टॉल कर रहे हैं ये पोस्ट पेड मोड में हमने इसको इंस्टॉल करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। हल्द्वानी में ऑटो और ई रिक्शा के सत्यापन के बाद में अब परिवहन विभाग और जिला प्रशासन ने ताबड़तोड़ चेकिंग अभियान चलाना शुरू कर दिया है। नियमों की अनदेखी करने वाले, बिना वर्दी और सत्यापन करने वाले वाहनों को चालान और सीज करने की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और आरटीओ प्रवर्तन गुरुदेव सिंह कालाडूंगी रोड पर छापेमारी अभियान चलाकर 20 ऑटो और ई रिक्शा का चालान किया गया, जबकि 11 सीज किए गए हैं। परिवहन विभाग और प्रशासन का कहना है कि जब पूर्व में सत्यापन अभियान चला दिया गया था तो सभी वाहन स्वामियों को आई कार्ड और वर्दी के साथ सत्यापन दस्तावेज साथ रखने के निर्देश दिए गए थे। उसके बावजूद कई वाहन स्वामी आज भी उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। महिला सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन और परिवहन विभाग द्वारा एक एसओपी जारी की गई थी। जितने भी हमारे ऑटो हैं, ई रिक्शा हैं, 3 व्हीलर्स हैं, इनके लिए एक
मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की गई थी और उसमें ये तय किया गया था कि इनको एक सत्यापन किया जाएगा, जिसमें वाहन चालक के साथ साथ वाहन मालिक का और सभी को एक खाकी यूनिफॉर्म अनिवार्य की गई थी। जितने भी इनके संगठन हैं इनके साथ बातचीत की गई, एक समय निर्धारित किया गया था और सत्यापन के लिए विभिन्न कैंप भी लगाए गए थे। अभी हमने 3 दिन का एक स्पेशल कैंप ई रिक्शा के लिए लगाया था, जो लोग छूट गए थे, और उसके बाद करीब 199 लोगों ने अपना सत्यापन कराया है। उसके बाद से तुरंत हम लोगों ने ये प्रवर्तन की कार्रवाई पुनः प्रारंभ की है। बीच बीच में हम लोग ये कार्रवाई करते रहते हैं। जिसके द्वारा भी सत्यापन नहीं कराया गया है या निर्धारित यूनिफॉर्म धारण करते हुए वो लोग अपना वाहन नहीं चला रहे हैं, उनके विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई की जा रही है। उनके ऑटो सीज किए जा रहे हैं और जुर्माना अधिरोपित किया जा रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट महोदय और परिवहन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से वाहनों की चेकिंग की जा रही है, जिसमें खासकर ऑटो वाहन और ई रिक्शा वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब तक 20 से अधिक वाहनों के चालान किए गए हैं और 11 वाहन सीज किए गए हैं, जिसमें ऑटो और ई रिक्शा सम्मिलित है। इन पर परमिट शर्तों का उल्लंघन, लाइसेंस, फिटनेस प्रस्तुत न करना और निर्धारित जो यूनिफॉर्म है वो ना पहनना, इस पर इन अभियोगों में कार्रवाई की जा रही है। अभी लगभग जो है 1800 के करीब जो है ई रिक्शा का सत्यापन हुआ है और इतने लगभग अभी और शेष हैं। इस चेकिंग में ये भी पूछा जा रहा है सवारियों से कि वो निर्धारित किराया ले रहे हैं या नहीं। अगर निर्धारित किराया से ज़्यादा ले रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की। 5-6 मार्च से वाइल्ड टास्कर सोसाइटी द्वारा मनोरा बर्ड फेस्टिवल का आयोजन बलौट रिजॉर्ट सूर्यज्वाला तहसील नैनीताल में किया जा रहा है। संस्था के अध्यक्ष विकास किरोला के अनुसार इस आयोजन में देश भर से प्रख्यात बर्ड फोटोग्राफर और साथ ही वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स और बर्ड वॉचर हिस्सा लेंगे। पहले बर्ड फेस्टिवल के दौरान लगभग 155 प्रजातियों के पक्षियों की पहचान की गई, जिसमें ब्रॉडबिल, कॉलर्ड, ब्राउन बुबुक और साथ ही आपको बता दें कि लॉस्ट टेल, नाइटार्जर और साथ ही गोल्डन ओरियोल प्रमुख थे। इस बार नई प्रजातियों की खोज भी इस फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण होगी। इसका हुआ था अप्रैल में पिछले साल 4 और 5 तारीख को। मकसद ये है कि अभी जो पर्यटन है खासतौर पे बर्ड वॉचिंग वगैरह से जो चलता है, इसमें पैसा भी बहुत है। ये खासतौर पे पंगोड में, सात ताल में, नौकुचिया ताल यही होता था अभी तक। और जबकि वहाँ से ज़्यादा प्रजातियाँ, वहाँ से अगर ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं है, वो नीचे जोली गांव, सूर्या गांव, डोलमार्ग, डोगरा आसपास जो भुजिया घाट है यहाँ पर है। बहुत बर्ड्स है, बहुत ज़्यादा है। तो इन एरिया को भी जो है डेवलप किया जाए। यहाँ पर भी पर्यटन के लिए लोग आए, यहाँ पर बर्ड वॉचिंग के लिए आए। तो जो धीरे धीरे लोग आएंगे तो लोगों को जो यहाँ का जो यंग क्राउड है वो भी अपने आप ही लोग आ रहे हैं, तो वो भी सीखेंगे कि बर्ड वॉचिंग कैसे होती है, कैसे बताना। तो उनका भी कमाई का जरिया बनेगा, होटल रिजॉर्ट भी चलेंगे, लोकल लोगों को भी काम मिलेगा। तो यही मकसद है कि इस एरिया को भी हम डेवलप करें पर्यटन के लिए। हल्द्वानी में पंचायत चुनाव की तैयारियां अब तेज होने लगी हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम नैनीताल ने सभी एसडीएम को हर संभव तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। डीएम नैनीताल ने कहा कि फिलहाल मतदाता सूची और परिसीमन का काम पूरा हो गया है। इसके अलावा बूथों का सत्यापन, आपत्तियों के निस्तारण का काम वर्तमान में चल रहा है। साथ ही लॉजिस्टिक से जुड़े कामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर अब जिला प्रशासन चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। चुनाव को लेकर अभी मतदाता सूची का और परिसीमन इत्यादि का जो काम है वो फिनिश हो गया है और उसमें दावे आपत्ति वगैरह के निस्तारण भी हो गए हैं। कई बार उसको वेरीफाई भी किया गया है। इसके साथ बूथों का सत्यापन है, सामग्री की जो प्रोक्योरमेंट है, ये जो लॉजिस्टिक्स से संबंधित काम है वो अभी वर्तमान में चल रहे हैं। जैसे ही आयोग से कोई फर्दर दिशा निर्देश इसमें प्राप्त होंगे उसके अनुसार ऑफिसर्स की नियुक्ति इत्यादि की कार्रवाई करी जाएगी। उत्तराखंड शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के 5 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इस संबंध में गृह विभाग के सचिव शैलेश बघोली ने आदेश जारी किए हैं कि तबादलों के तहत कई अफसरों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इन तबादलों के संबंध में आदेश मंगलवार की देर शाम को जारी कर दिए गए हैं। मुकेश कुमार को एआईजी और पीएनएम से डीआईजी,
SPAC बनाया गया है और धीरेन्द्र गुज्याल को ADG कारागार से DIG अपराध एवं कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। रचिता जुएल को पुलिस मुख्यालय से SP सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखंड नियुक्त किया गया है। हल्द्वानी में कुमायूं मंडल के कई तहसीलों में कार्यरत वकीलों और दस्तावेज लेखकों ने महापंचायत का आयोजन कराया, जिसमें बार एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दिया है। पूरे कुमायूं मंडल क्षेत्र से वकील हल्द्वानी रजिस्ट्री कार्यालय परिसर में पहुंचे और इधर सरकार का दावा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री से भ्रष्टाचार भी में कमी आएगी और व्यवस्था पारदर्शी बनेगी, लेकिन वकीलों को इस नई प्रणाली से अपने रोजगार पर संकट मंडराता दिख रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्री लागू होने से हजारों वकीलों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। सभी कुमाऊं क्षेत्र की बार एसोसिएशनों ने मिलकर जो है कुमाऊं क्षेत्र के लिए बुलाई है और आज ही की तारीख में गढ़वाल क्षेत्र के जो बार एसोसिएशन है उनके द्वारा देहरादून बार एसोसिएशन में ये महापंचायत बुलाई गई है। जैसा आपको मालूम ही है, उत्तराखंड ऑनलाइन नियमावली जो सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, जो कैबिनेट में पास कर दिया गया है, क्योंकि अध्यादेश जारी होने में अभी समय है, तो उसमें रजिस्ट्री है, कॉन्ट्रैक्ट है, विवाह है, वसीयत है, ये बहुत सारा काम ऑनलाइन किया जा रहा है। लगातार ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि हम लोग ऑनलाइन कार्य का विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन कार्यों का कोई विरोध नहीं है। पूरे देश के अंदर ऑनलाइन का कार्य आज से नहीं हो रहा है, लगभग 4-5 सालों से कंटिन्यू सारे न्यायालयों में ऑनलाइन काम हो रहा है। ये केवल पेपरलेस वर्क जो हो रहा है और वर्चुअल रजिस्ट्री जो हो रही है, वर्चुअल काम जो होगा, यानी आदमी के आए बिना उसका काम हो जाना। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता का एक प्रावधान ला करके देश भर में सबसे सर्वोच्च प्रदेश होने का, पहला प्रदेश होने का गौरव हासिल किया। हम स्वागत करते हैं इस बात का, लेकिन साथ साथ में दोहरी बातें, एक तरफ हम भू कानून लाएंगे और दूसरी तरफ इस व्यवस्था में ऐसी एनआरकी आएगी जहां इंटेलिजेंस के माध्यम से, AI के माध्यम से कोई भी फ्रॉड व्यक्ति आकर के आपकी आवाज की मैचिंग करके, आप जैसे व्यक्ति के फोटो बनवा करके। बाजपुर से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जिसने मानवता को झकझोर करके रख दिया है। मामला उस समय का है जब एक पीड़ित पिता अपने 8 साल के मासूम बच्चे की कटी हुई अंगुलियां लेकर न्याय की गुहार लगाने के लिए जनता दरबार पहुंचा। सुल्तानपुर पट्टी निवासी युवक सरताज आलम के पुत्र निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था। इस दौरान उन्होंने बताया कि उपचार के समय उसके बच्चे के हाथ में कैनुला लगाया गया था और अस्पताल में डिस्चार्ज होने के कुछ दिन बाद बच्चे के हाथ की उंगलियों ने काम करना बंद कर दिया, तो इसकी सूचना अस्पताल को दी गई। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि बच्चे के हाथ की सारी उंगलियां काटनी पड़ी हैं। मैं काशीपुर कृष्णा हॉस्पिटल लेके गया उसको, वहाँ पे बच्चों के डॉक्टर है आनंद मोहन जी। आनंद मोहन जी ने मेरे बच्चों को देखा, बच्चों को देख के बोले कि आपके बच्चे की हालत जो है सीरियस है, तो बोले आपके बच्चों को जो है एडमिट किया जाएगा ICU में। यहाँ बैठे हैं, एक विषय अभी आया है चिकित्सा को लेकर के, एक व्यक्ति ने अपनी शिकायत करी है कि उनके बच्चे का इलाज गलत तरीके से हुआ, जिससे उसके बच्चे की उंगलियां काटनी पड़ी हैं। यह एक गंभीर विषय आया है, तो मैं इसमें एप्लीकेशन स्वयं लेके जा रहा हूँ। जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई है, जिसमें पुलिस विभाग के लोग भी हों, राजस्व विभाग मजिस्ट्रेट भी हों और चिकित्सा विभाग के लोग। अल्मोड़ा पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसका साथी अभी भी फरार है। पुलिस टीम ने करबला तिराहे के पास से चेकिंग के दौरान एक स्कूटी को रोका और स्कूटी चालक भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया है। तलाशी के दौरान स्कूटी की डिग्गी से 1.27 किलोग्राम चरस बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 2 लाख से भी अधिक बताई जा रही है। नशे के खिलाफ हमारा अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में आज SOG और अल्मोड़ा थाना पुलिस के द्वारा 1 किलो से अधिक के चरस बरामद किया गया। इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए जो चरस की कीमत 2 लाख से भी अधिक की है। जो पूछताछ के द्वारा बताया गया कि ये बागेश्वर की तरफ से पहाड़ से कहीं से लेके आ रहा था और नीचे प्लेन में किच्छा की तरफ उसको कहीं देने की उसकी थी प्लानिंग थी।
तो फिलहाल पुलिस इसका पुराना क्राइम रिकॉर्ड भी छाल रही है, और भी अगर देखेंगे उसमें अगर कोई और कार्रवाई हो सकती है तो कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तराखंड एसटीएफ और रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी को हिमाचल प्रदेश के ऊना से गिरफ्तार किया है। इनामी अपराधी गुरदीप उर्फ गुरप्रीत सिंह साल 2020 से फरार चल रहा था। गुरप्रीत सिंह ने भी साल 2020 में मेरठ के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल रक्षित कुमार से मकान और प्लॉट दिलाने के नाम पर 27,37,000 रुपए की ठगी और धोखाधड़ी कर ली थी। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद से गुरप्रीत अपने परिवार के साथ फरार हो गया था। अब कुमायूं एसटीएफ ने सर्विलांस के जरिए इनामी अपराधी पर तक पहुंच गई है और एसटीएफ ने गुरप्रीत सिंह को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया। बताया ये भी जा रहा है कि गुरप्रीत फर्जी आधार कार्ड बनवाकर बॉबी ठाकुर के नाम से ऊना हिमाचल प्रदेश में रह रहा था। पुलिस मुख्यालय स्तर से डीजीपी महोदय द्वारा वर्तमान में इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अनुपालन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के नेतृत्व में जनपद में लगातार इनामी अपराधियों पर कार्रवाई चल रही है। कल इसमें उधम सिंह नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इसमें हमारी कोतवाली रुद्रपुर की पुलिस और एसटीएफ कुमाऊं यूनिट द्वारा एक संयुक्त टीम में ऑपरेशन किया गया था, जिसमें 5 सालों से फरार एक इनामी को हमने गिरफ्तार किया है। 2020 में कोतवाली रुद्रपुर में एक 420 आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें अभियुक्त गुरप्रीत द्वारा प्लॉट खरीदने के नाम पर, बेचने के नाम पर पैसों की धोखाधड़ी की गई थी। ये आरोपी 5 साल से फरार था। हमारी टीम के द्वारा संयुक्त इसमें एक्शन लिया गया एसटीएफ कुमाऊं यूनिट के द्वारा और इसको थाना सदर हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने सख्त लहजे में अधिकारियों को चेताया है कि अगर कोई भी अधिकारी, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, विभागीय योजनाओं में लापरवाही बरतेगा या किसी भी घपले घोटाले में उनकी संलिप्तता पाई जाएगी तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का सीधा संदेश ये है कि पारदर्शिता और प्रभावी ढंग से विभागों की कार्य प्रणाली हो। कोई भी शिकायत अगर जांच में सही पाई जाएगी तो सरकार बड़ी से बड़ी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगी। और विगत दिनों में इसका उदाहरण भी उन्होंने पेश किया। उच्च पदों से लेकर निम्न पदों तक बैठे ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गड़बड़ियां की, उन्हें निलंबित भी किया गया है और अभी भी विभागीय कार्रवाई उन पर गतिमान है। लिहाजा आगे भी शक्ति के साथ ऐसे लोगों से निपटा जाएगा जो विभागीय योजनाओं को पलीता लगाने का काम करेंगे। को लेकर बहुत सख्त है। यही कारण है कि आपने देखा पिछले 3 वर्षों में पीसीसीएफ रैंक के अधिकारी से लेकर के सीएफ के अधिकारी से लेकर तमाम एसीएफ और रेंजर्स और वन दरोगाओं को हम लोगों ने निलंबित करने का काम किया और कईयों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तो इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी जांच होगी उस जांच के हिसाब से निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। फायर सीजन की शुरुआत होने वाली और ऐसे में उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आगजनी की घटनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो जाते हैं और साथ ही जंगली जानवरों को भी जान गंवानी पड़ती है। इतना ही नहीं, कई बार ऐसा भी हुआ है कि आग की चपेट में आकर लोगों की मौत भी हुई है। इसको लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार लगातार प्रयास करती है कि ऐसी घटनाएं कम हो और इसी का नतीजा ये भी है कि बीते सालों से वन अग्नि की घटनाएं कम भी हुई हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पहली बार सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब हर जिले में एक अधिकारी की मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त किया जाएगा, जो सभी घटनाओं का अपडेट भी लेगा। आपको बता दें कि तमाम तरह की वन अग्नि की घटनाएं जो हैं वो सामने आती रहती हैं, लेकिन अभी कुछ सालों से वन अग्नि के मामले कम हुए हैं। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब एक अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा जिस दौरान ये सारी अपडेट शेयर करेगा और फायर सीजन में की होने की शुरुआत भी होने वाली है, जिसको लेकर ये फैसला लिया गया है। सरकार के प्रयास है कि अगर आप आंकड़ा उठाएंगे तो 17, 18, 18, 19, 19, 20 के 20-21 में कोविड के कारण जरूर सबसे कम फायर केसेस हुए, लेकिन अगर आप देखेंगे 22, 23, 23, 24, 24, 25 तीनों वर्षों में विगत वर्षों के मुकाबले बहुत कम फायर का वो हुआ। जरूर विगत वर्ष विंटर में आग लगने से जरूर 5-6 लोगों की कैजुअलिटी हुई है, वो जरूर एक बहुत ही दुखद घटना थी। लेकिन ओवरऑल अगर आप एरिया देखेंगे, लगातार हम एरिया को जन सहभागिता के साथ, क्योंकि हमने कई रिफॉर्म्स किए।
तो वहीं धामी कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि राज्य के हित में समय समय पर प्रदेश कैबिनेट होती है। प्रदेश हित में जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उनको लिया जाता है और कैबिनेट में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, खासतौर पर आबकारी नीति हो या फिर पेंशन से जुड़े हुए मामले तमाम हैं। ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो कि प्रदेश के विकास में सार्थक सिद्ध होंगे। केंद्र सरकार जब कोई निर्णय लेती है उसका क्रियान्वयन राज्य की सरकारों को करना होता है। उत्तराखंड सरकार भी केंद्र की योजनाओं को आगे बढ़ा रही है जिससे आम जनमानस को इसका लाभ मिल सके। उत्तराखंड सरकार राज्य के हित में और साप्ताहिक, कई बार पाक्षिक, कई बार मंथ में जो कैबिनेट की मीटिंग करती हैं उससे इस राज्य के विकास की एक नए विषयों पर चर्चा होती है। कल की कैबिनेट भी बड़ी महत्वपूर्ण रही, खासतौर पर आबकारी के दृष्टिकोण से लंबे समय से नीति नहीं थी, उस नीति का प्रतिपादन किया गया और इसके साथ साथ ऐसे विषय, चाहे वो कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ा हुआ विषय हो, उन सब विषयों की चर्चा हुई है। स्वाभाविक रूप से केंद्र कुछ निर्णय को करता है, उस निर्णय का इम्प्लीमेंट राज्य के अंदर हो जाए, उसकी भी रचना हमारे राज्य के अंदर हमारी सरकार उसको करती है। कल कैबिनेट उसको मंजूरी मिली है और अभी तो निपटी बैठक महिला ठीक है, तो काम बना देना। चलो ठीक है साहब, यहाँ पे मैं एक बैठक में हूँ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।